हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जो कि सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं कि हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी को बाहर से आने वाले इन्वेडर से बचाता है और ख़ुद हमारे बॉडी के एबनॉर्मल सेल से बचाता है, उस सिस्टम को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी के रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी यूनिट के रिमेनिंग या सेकेंड पार्ट को। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देखो, हमारे बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए या हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए हमारी बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ या बाहर से आने वाले इन्वेडर की तरफ, तो उस एबिलिटी को कहते हैं इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर 2 टाइप्स हैं, एक है हमारे पास इननेट इम्यूनिटी और सेकेंड है हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी। फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी के मजीद टाइप्स हैं, सही है। तो अभी आने वाले स्लाइड में एक एक करके हम हर एक टाइप को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर ये स्लाइड आपके लिए समझना आसान होगा। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को कहते हैं बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है या एबिलिटी है आपकी बॉडी के आप इन्वेडर के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहे हो, तो उसको इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसके साथ लिखा है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। तो ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हम ये डिफेंस मैकेनिज्म के फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब आप वो वीडियो देख ले तो फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि नॉन स्पेसिफिक हमारे पास वो इम्यूनिटी है कि वो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होती है। तो ये नेचुरल रेजिस्टेंस है या बाय बर्थ रेजिस्टेंस है, उसको हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें फिजिकल बैरियर्स आते हैं, जिस तरह स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। तो हमारा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बचपन से हमारे पास होता है और स्किन जो है इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं हो सकती इजीली। म्यूकस मेम्ब्रेन भी इस तरह है। सेलुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो फेगोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये भी इननेट इम्यूनिटी में आते हैं। और ये क्या है कि ये इस तरह के सेल होते हैं जो इन्वेडर को इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं उसको। सर्कुलेटिंग प्रोटीन हमारे पास है एंड इंजाइम, जिस तरह इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, लाइसोजाइम हमारे पास होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स में, सलाइवा वगैरह में। तो ये क्या है कि ये भी इननेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। ये भी बर्थ के साथ एक बच्चे के साथ ये होता है, पैदाइश के साथ ही। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, जिस तरह इंटरफेरॉन वायरस के खिलाफ प्रोड्यूस होता है। HCl हमारे पास हैं। बाइल में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज होता है फीमेल में, सलाइवा और टीयर्स। तो ये क्या है कि ये भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हैं जो बाय बर्थ एक बच्चे में होते हैं और क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोबियल एंटागोनिज्म की अगर हम बात करें नॉर्मल फ्लोरा, तो नॉर्मल फ्लोरा एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान नहीं देते बल्कि फ़ायदा पहुंचाते हैं। दूसरा, अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये उसके साथ कंपीट करते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बाय बर्थ होते हैं इंसान में। इसके बाद क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जिस तरह फीवर हो गया, पेन हो गए, स्वेलिंग होती है, वो जगह हार्ट हो जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस भी हम डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में कि वो क्या है, वो हमारे इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो ये क्या है कि ये तमाम के तमाम जो इम्यूनिटी के टाइप्स या इन चीज़ों के ज़रिए हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है या हम में जो इम्यूनिटी होती है, इसको इननेट इम्यूनिटी
कहते हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए कि ये नॉन स्पेसिफिक हैं और ये सारे इसके क्या हैं, इसके कंटेंट ही, इससे हमारे पास इननेट इम्यूनिटी बनती है। अब जो चीज़ हमने वहाँ पे एक्सप्लेन की वो यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिखी हुई है कि इननेट इम्यूनिटी में जो हमारे पास फिजिकल बैरियर है उसमें एपिथेलियल सरफेस आता है, स्किन लेयर आते हैं, सही है, या एपिथेलियल एक्सटर्नल जो लेयर होता है। तो ये क्या है कि ये इम्परमिएबल होता है मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट को, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट इसके थ्रू पास नहीं होते, सही है, नहीं हो सकते। तो ये भी एक तरह की इम्यूनिटी हुई। इसके बाद अगर मैकेनिकल की हम बात करें तो केराटिन लेयर होता है हमारी स्किन में, रिस्पायरेटरी सीलिया है, फ्लशिंग एक्शन ऑफ टीयर एंड सलाइवा है। तो ये क्या करते हैं, ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एज अ मैकेनिकल बैरियर हमारे पास है। दूसरा ये क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म को म्यूकस के जरिए ट्रैप करता है। दूसरा आई और माउथ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। अगर केमिकल्स की हम बात करें तो फैटी एसिड हमारे पास स्वीट ग्लैंड में हो गया, ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है उसके सेल वॉल को ब्रेक करके, सही है। लाइसोजाइम हमारे टीयर वगैरह में होते हैं जो कि केमिकल इन नेचर होते हैं और ये भी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं, ब्रेक करते हैं। इस तरह बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्टेबलाइज करते हैं। लो पीएच ऑफ स्वीट एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशन एंड वेजाइना जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं। सरफेस फेगोसाइट्स हैं जो हम क्या करते हैं, जो सरफेस फेगोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको इंजेस्ट करते हैं। फेगोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट WBC है, मैक्रोफेजेस वगैरह, और ये क्या करते हैं कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है या वो हमारे सेल को डैमेज करता है तो ये हमारे सेल को भी खा जाता है, उस बैक्टीरिया को भी खा जाता है, तो वो ख़राब सेल भी ख़त्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे पाया जाता है और वो क्या करता है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करता है, उनको ख़त्म करता है। तो ये जो टेबल है इसको आप डिटेल से पढ़ ले, ये हमारे इननेट इम्यूनिटी या वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है उसका हिस्सा है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये जितनी भी इम्यूनिटी के ये जो कंपोनेंट्स हैं ये पैदा होते ही हमारे पास होते हैं। तो इम्यूनिटी के टाइप्स में एक इननेट इम्यूनिटी था, दूसरा उसके साथ एडाप्टिव इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी तो पैदाइश के साथ आप में है, जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो पैदाइश के वक्त नहीं होती, जैसे आप पैदा होते हो वो लाइफ टाइम के साथ आप में बनती है। इट डेवलप ग्रेजुअली थ्रू अ पर्सन लाइफ टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू अ डिजीज और व्हेन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट इट विद अ वैक्सीन और बॉडी डेवलप्स एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसको हम एडाप्ट करते हैं, या तो एक डिजीज़ हमें हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको जान लेता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है, या हम कोई वैक्सीन वगैरह लगा लेते हैं। तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में वो मुर्दा जानदार होता है, जो बैक्टीरिया है ना उसको मुर्दा कर लेते हैं, मुर्दा उस लेवल तक करते हैं कि वो हमारे इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट तो करता है लेकिन हमें डैमेज नहीं करता। तो वो जब हम लगाएंगे तो उससे जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो भी एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। जो एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक अगर नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से आप में बनती है तो उसको हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। अगर आर्टिफिशियल या मसनूई तरीके से बनती है तो उसको हम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। सही है, ये एमसीक्यूज के लिए चीज़ें याद रख लें, ये इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इसको समझ लें। अब अगर नेचुरल तरीके से आप में इम्यूनिटी बन जाती है और वो परमानेंट होती है तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। अगर वो एक टाइम के लिए होती है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आर्टिफिशियल तरीके से आपकी इम्यूनिटी बनती है और ज़्यादा टाइम के लिए होती है उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। अगर एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये आगे आने वाली स्लाइड में इसकी डिटेल दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी इसके दो टाइप्स हैं, फिर जो हमारे पास नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसके मज़ीद दो टाइप्स हैं, सही है। और जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी
इसकी भी फिर मजीद 2 टाइप से ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। कंसेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करता हूँ, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये इम्यूनिटी क्या होती है और इसमें क्या होता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें नेचुरली एक्वायर्ड और जो हमारे पास आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। तो अगर नेचुरल तरीके से आप में इम्यूनिटी बन रही है उसको नेचुरली एक्वायर्ड कहेंगे। तो नेचुरली एक्वायर्ड में जो एक्टिव थी वो हमारे पास इन्फेक्शन। देखो बचपन में अगर आपको एक इन्फेक्शन होता है और आपका इम्यून सिस्टम किसी तरीके से उसको रिस्पांस दे देता है तो उसी के साथ आपका इम्यून सिस्टम जान लेता है कि वो इन्फेक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है और वो एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में पूरी जिंदगी रहते हैं और जब कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर होगा तो वो एंटीबॉडी उसको किल करते हैं। तो इसको कहते हैं नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जिस तरह मीजल्स खसरा, तो खसरा बच्चों में होता है, एक दफा हो गया हमारे बॉडी को पता चल गया, हम उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इसको कहते हैं। अब इसको नेचुरली क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्फेक्शन तो कुदरती तरीके से होता है ना, कोई तो खुद को इन्फेक्शन नहीं कराता, तो कुदरती तरीके से होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी पास फ्रॉम मदर टू फीटस वाई प्लेसेंटा आर टू इन्फेंट इन हर मिल्क। अगर हमारे पास एंटीबॉडीज मदर से प्लेसेंटा के जरिए फीटस में चली जाना, फीटस कहते हैं वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर हो, या मिल्क के जरिए मदर के ब्रेस्ट से बच्चे में जाती हैं जो एंटीबॉडीज, तो उसको कहते हैं नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम तक वो एंटीबॉडीज उस बच्चे में होती हैं। जब बच्चा मिल्क लेना ख़त्म करता है या मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कराती तो वो एंटीबॉडी उसके बॉडी में ख़त्म हो जाती हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और नेचुरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मदर का मिल्क तो नेचुरल है ना, तो इसलिए इसको हम नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। इसके बरअक्स अगर हम बात कर लें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड जो है उसमें भी 2 हैं। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो वैक्सीन में क्या होते हैं कि वो डेड पैथोजेंस होता है, वो आपके बॉडी में जाता है, आपका इम्यून सिस्टम उसको बाहर का इन्वेडर समझता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो वैक्सीन के लिए आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई, तो अगर इस तरह का ऑर्गेनिज्म रियल में भी आएगा तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी और वो एंटीबॉडीज उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करेगी। अब वैक्सीन के जरिए हुई तो वैक्सीन किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना, वो तो आर्टिफिशियल है ना, वो तो मसनूई है ना, लैब में बना है, तो इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। अब एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वैक्सीन के जरिए हम जो बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, BCG वैक्सीन और मीजल्स वैक्सीन और भी हमारे पास रोबेला वैक्सीन, तो वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल तरीके से बनते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब हम लगाते हैं तो बच्चों में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। तो इसलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल तरीके से इसको कहते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जो दूसरा हमारे पास है तो वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, वो होती है इंजेक्शन के थ्रू। और वो इंजेक्शन क्या है? इम्यून सीरम का है गामा ग्लोबुलिन। तो उसमें क्या है कि इंजेक्शन के थ्रू हम आर्टिफिशियली रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं किसी पर्सन के बॉडी में, तो इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। और ये तब होती है जब वो एंटीबॉडी उसके बॉडी में है, कुछ टाइम के बाद वो एंटीबॉडी ख़त्म हो जाती है और वो इम्यूनिटी उसकी चली जाती है, इसलिए इसको पैसिव कहते हैं। और चूंकि बाहर से हमने एंटीबॉडीज दी इसलिए इसको आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड थी उस पर अगर हम जाएं तो इसकी समझ आपको आ गई होगी कि इम्यूनिटी में 2 टाइप है मेनली, एक एडाप्टिव एक इनेट। इनेट जो बचपन में होती है बाय बर्थ, और एडाप्टिव जो लाइफ टाइम के साथ हम एडाप्ट करते हैं। फिर उसमें अगर आपने कुदरती तरीके से एडाप्ट किया कुदरती तरीके से तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? उसको हम नेचुरल।
अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई से, तो उसको आर्टिफिशियल कहेंगे। अगर कम टाइम के लिए हैं तो आर्टिफिशियल पैसिव, अगर ज़्यादा टाइम के लिए तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हमारे बॉडी में कुदरत तरीके से ज़्यादा टाइम के लिए है, एक्टिव लाइफ लॉन्ग के लिए। अगर कुछ टाइम के लिए हैं तो उसको हम पैसिव कहते हैं। मैटरनल मदर से जो एंटीबॉडीज़ आए या फीड के ज़रिए या प्लेसेंटा के ज़रिए, तो उसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये स्लाइड आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि इन टाइप्स में से एक या दो एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। इसके बाद हमारे पास है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज अ रिस्पांस इम्यूनिटी दैट इज मेडिएटेड थ्रू एंटीबॉडीज। देखो, ये हमने फर्स्ट क्लास इसमें पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज की वजह से जो इम्यूनिटी होती है उसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। और एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के लिए आर्मी का काम करती हैं, और बाहर से इन्वेडर आता है तो उसको किल करती हैं। अब एंटीबॉडीज की वजह से जो इम्यूनिटी है उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज की वजह से होती है। इट इज द कोर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स। इट रिस्पॉन्ड टू पैथोजन क्विकली। ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में पैथोजन के लिए, माइक्रोब के लिए, और इसका रिस्पांस क्या होता है? क्विक रिस्पांस होता है। It triggers the B cell to produce antibodies that bind with foreign antigen, then neutralize them through phagocytosis. ये क्या होता है कि ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ना, इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं बी सेल से। एक मेमोरी बी सेल होते हैं, एक प्लाज्मा बी सेल होते हैं। जो प्लाज्मा बी सेल हैं वो हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो ये बी सेल से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और ये फॉरेन एंटीजन को क्या करती हैं? उसको ख़त्म करती हैं। किस तरह? उसकी फेगोसाइटोसिस करा के। सही है? तो ये जो मैंने अंडरलाइन की, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। यहाँ पिक्चर के जरिए आपको बताया भी है कि ये बी सेल जो है वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज वाई शेप जो है होते हैं, और आने वाले स्लाइड में अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करा के दूंगा। तो ये बी सेल है, इसका जो प्लाज्मा सेल है देखो, इसने ये वाई शेप छोटे छोटे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए हैं। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो कौन सा है? वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नाम से ही जाहिर है कि ये मीडिएट होती है सेल के थ्रू। कौन से सेल? टी सेल के थ्रू। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द रिस्पांस दैट आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ। ये डायरेक्ट क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है उस इन्फेक्टेड सेल को, और ये टी सेल की मदद से होती है। और वो क्या होते हैं? विच आर रिलीज इनटू थाइमस। थाइमस से रिलीज होता है और सर्कुलेट बिटवीन पेरिफेरल लिम्फाइड टिश्यू एंड द ब्लड। तो टी सेल की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? थाइमस में होती है, और ये सर्कुलेट होता है आपके लिम्फ और ब्लड में। The process help to identify foreign antigen and get rid of them by them immediately. The immune response it quite stronger than humoral. ये immune response stronger होता है ह्यूमर से। क्यों? ये ह्यूमरल से इसलिए stronger होता है क्योंकि ये डायरेक्टली उस सेल को किल करता है। मतलब एंटीबॉडीज तो अटैच होती हैं, किल करती है, ये डायरेक्टली उस सेल को किल करता है, ख़त्म करता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल की वजह से होगी। टी सेल की प्रोडक्शन थाइमस से होती है, पूरे ब्लड में और लिम्फ में सर्कुलेट होता है, और ये क्या करता है? ये सेल लाइसिस कराता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दी। इस पिक्चर के जरिए भी इन्होंने आपको दिखाएं कि अगर एंटीजन आता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो उस पे टैग लगा देते हैं। जब टैग लगाते हैं तो हमारे टी सेल जो है ना, हेल्पर टी सेल, वो इसको लेकर जाता है बी सेल के पास। बी सेल इसको जान के इसके मुताबिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज इस एंटीजन को किल करती हैं। अगर ये क्या है? ये टी सेल के पास आ जाए तो टी सेल डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? उस सेल को किल कर लेती हैं। तो ये मैकेनिज्म होते हैं। ये एंटीबॉडीज मीडिएटेड मैकेनिज्म है और ये सेल मीडिएटेड मैकेनिज्म है। सही है? यहाँ पे एक और पिक्चर के जरिए भी आपको दिखाया हुआ है कि सेल मीडिएटेड रिस्पांस जो कि हेल्पर टी सेल की वजह से या किलर टी सेल की वजह से होता है, और जो हमारे पास एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पांस है इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और ये बी सेल की मदद से होता है, जिसमें मेमोरी बी सेल होते हैं
और इफेक्टिव बी सेल होते हैं। तो मेमोरी बी सेल रिकॉर्ड रखते हैं उस एंटीजन का, और जो इफेक्टिव या प्लाज्मा सेल होते हैं वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसको किल करते हैं। अब ये एक सिंपल सा डिफरेंस है ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ये आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रख ले। सही है, इस स्लाइड में से एक एमसीक्यूज अक्सर आता है। जो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसमें बी सेल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेल मीडिएटेड में हमारे पास टी सेल इन्वॉल्व होते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें जो बी लिम्फोसाइट हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस और वहां पे मैच्योर होते हैं, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये टी लिम्फोसाइट जो हैं उनकी प्रोडक्शन तो बोन मैरो में हो जाती है, लेकिन उनकी मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है। सही है, थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन होती है, वहां पे वो मैच्योर होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं होती। इसमें क्या है कि एंटीजन ब्लड में फ्लोट करता है तो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बन जाती है। इसमें क्या होते हैं कि एंटीजन आपके इन्फेक्टेड सेल के ऊपर होता है तो ये रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ टी सेल बना के क्या करते हैं, उसको किल कर लेता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके किल करता है, जबकि सेल मीडिएटेड है वो क्या करता है, वो स्पेशल किलर सेल प्रोड्यूस करता है, किलर टी सेल, और वो उसको डैमेज करता है, खत्म करता है। सही है। और एंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, वो ये कि ये जो बी सेल होते हैं ये मजीद डिवाइड होता है प्लाज्मा और मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगा, मेमोरी सेल उसका रिकॉर्ड रखेगा कि ये एंटीजन नेक्स्ट टाइम आए तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, जबकि हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट इसमें हेल्पर टी सेल होता है, किलर टी सेल होता है, और ये इसके टाइप्स हैं। तो ये ह्यूमरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये इनके टाइप्स और इनकी जो डिफरेंस है ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, ये पूरा के पूरा स्लाइड। सही है। अब हमारे पास है एंटीजन। तो एंटीजन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कि एंटीजन कोई भी ऐसा एंटिटी या इन्वेडर जो बाहर से आता है और आप हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पांस शो करे तो उसको हम एंटीजन कहते हैं। इज एनी सब्सटेंस दैट काज योर इम्यून सिस्टम टू प्रॉम्प्ट द जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो हमारे इम्यून सिस्टम का क्या रिस्पांस होगा, एंटीबॉडी की जनरेशन। तो इस तरह के एंटिटी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटीजन। सही है। एंटीजन कैन बी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, कंजुगेट ऑफ लिपिड। तो ये प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिक्स भी हो सकता है, प्रोटीन और लिपिड मिक्स भी हो सकता है। बस एंटीजन बाहर से आने वाली चीज़ जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, इस तरह के वो एजेंट को हम कहते हैं एंटीजन। An antigen may be a foreign substance from the environment such as chemical, bacteria, virus or pollen। ये foreign substance भी हो सकता है, या एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकता है, जिस तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन वगैरह रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में, या हमारा अपना कोई कैंसर सेल्स होता है या और एबनॉर्मल सेल। तो क्या करते हैं कि जब उसके खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना शुरू कर दे तो इस तरह के एजेंट को हम कहते हैं एंटीजन। हमारी बॉडी जो है वो एंटीजन को डिफरेंट तरीकों से रिकॉग्नाइज करती है। द बॉडी रिकॉग्नाइज एंटीजन बाय 3 डायमेंशनल शेप और रीजन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप। हमारा बॉडी जो है ना वो एंटीजन जो है उसको उसके शेप से क्या करती है, शेप से आइडेंटिफाई करती कि ये कौन सा एंटीजन है, और इस एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट है जिसके जरिए एंटीजन का पता लगता है कि ये कौन सा एंटीजन है उसको एपिटोप्स कहते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि एंटीजन का वो पोर्शन जिसके जरिए इसका पता चलता है कि ये कौन सा एंटीजन है उसको एपिटोप्स कहते हैं। सही है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। प्रॉपर्टी दैट मेक मॉलिक्यूल मोर इफेक्टिव। तो स्टेबल मॉलिक्यूल दैट एज्यूम एंड मेंटेन अ डेफिनेट शेप। स्टेबल मॉलिक्यूल होता है लार्ज मॉलिक्यूलर साइज के साथ है। मॉलिक्यूल दैट आर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स विद और ये एंटीजन जो है ना ये इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, इसलिए तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके 3 डायमेंशन शेप की वजह से। सही है।
तो ये एपिटोप आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अब सेकंड हमारे पास एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन, दे हैव अ शुगर चेन एडेड टू सम ऑफ देयर अमाइनो एसिड रेजिड्यू। इन अदर वर्ड्स एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और ये क्या है, ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन इन नेचर है। ग्लोबुलर जो है ये एक शेप है, 3D शेप है प्रोटीन की। ये प्रोड्यूस होता है, कौन इसको प्रोड्यूस करता है, बी सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाइंड एंड इनएक्टिवेट फॉरेन पार्टिकल के साथ बाइंड और उसको इनएक्टिवेट करता है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच एंटीबॉडी इज एन इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन हर एक एंटीबॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जिसके जरिए एंटीजन को ख़त्म करता है, तो वो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए ये जो अंडरलाइन मैंने किए हैं आप ये याद रख लें। और ये टिपिकल शेप है एंटीबॉडीज़ का, सही है। अगर वाई शेप की बात करें तो हर एंटीबॉडी 4 उसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड का बना होता है चेन का, जिसमें 2 हैवी चेन होते हैं। ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये 2 हैवी चेन, और 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास स्मॉल चेन होते हैं, ये छोटे जो आपको नजर आ रहे हैं, सही है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये कनेक्ट होते हैं किस चीज के थ्रू, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, सही है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं ये चेन आपस में। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। और 2 चेन से 4 चेन से बना होता है, 2 हैवी और 2 स्मॉल या लाइटर। ये एंटीबॉडी का क्या है, एंटीबॉडी का शेप है। और ये जो साइट है ना, ये वाली साइट यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी अंडरलाइन करूँ, ये क्या है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन यहाँ से बाइंड होता है और एंटीबॉडी फिर उसको ख़त्म करती है। Although the general structure of all antibody is very similar, a small region at the tip of Y vary greatly among different antibody। देखो हर एंटीजन के लिए अपनी एंटीबॉडीज है। अब पूरा एंटीबॉडीज के शेप सेम होते हैं, लेकिन इसका जो अपर रीजन है ना, ये वाला रीजन ये वेरिएबल होता है। ये वाला जो रीजन है ये वेरिएबल होता है और इसमें चेंजेस इसलिए होती हैं कि ये हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। This variable region composed of 110 to 130 amino acid, 11 million of antibodies with slightly different tip structure are antigen binding sites। कि एंटीबॉडी जो है ना पूरे सेम होती हैं, डिफरेंस उसके उस वेरिएबल वाली रीजन में होता है, सही है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया है कि जिस तरह हमारे पास एंजाइम लॉक एंड की मॉडल, एंजाइम का आप लोगों ने एफईसी में पढ़ा है और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि लॉक एंड की मॉडल जो सबस्ट्रेट होता है वो अपने शेप का होता है, उसी के मुताबिक वो एक्टिव साइट में फिट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो इसका भी ये सीन है कि हर एंटीजन हर एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं होता। हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं और उसका शेप इस तरह होता है कि वो एंटीजन उसमें फिट आ जाए। तो ये क्या है, ये एक्शन है या बाइंडिंग है एंटीजन की, एंटीजन का एंटीबॉडीज के साथ, सही है। यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज के टाइप्स हैं कि एंटीबॉडीज भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो मेन टाइप्स हैं, एक है IgA एंटीबॉडीज जो कि म्यूकोजल एरिया, गट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में होती हैं IgA। और इसके फिर मजीद 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास IgD जो है ये क्या है कि function mainly as an antigen receptor on B cell that have not been exposed to antigen। ये क्या होते हैं, ये एज एन एंटीजन रिसेप्टर होता है, ये एंटीजन को रिसीव करता है। ये एंटीबॉडी जो है ना, एंटीजन इसके साथ कंबाइन होता है। इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो अभी डिफाइन नहीं हुआ, सही है। IgE एंटीबॉडी जो है ये क्या करता है, ये अक्सर एलर्जी वगैरह में ये आपकी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। और एलर्जी जो है हाइपर सेंसिटिविटी, उसका भी वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और वो जो है आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप इस तरह सर्च करेंगे कि एलर्जी बाय फरमान, तो वो एलर्जी वाला या हाइपर सेंसिटिविटी लेक्चर बाय फरमान देंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। जो IgD एंटीबॉडीज हैं इसके फिर मजीद 4 टाइप्स है।
और ये क्या करता है कि मेजॉरिटी ऑफ एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी जो होती है पैथोजन वो आईजीजी की वजह से होती हैं। ये हमारे पास ओनली एंटीबॉडीज हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं, तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। सही है, आईजीजी ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस करती है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, तो माँ के बॉडी से उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के जरिए जो जाती हैं वो आईजीजी एंटीबॉडीज हैं और एंटीबॉडी नहीं जा सकती। इसके बाद जो हमारे पास आईजीएम एंटीबॉडीज हैं तो ये एक्सप्रेस होता है बी सेल में। सेक्रेशन इसकी क्या है, नीड बेस होती है, ज़्यादा होती है। एलिमिनेट पैथोजन इन दी अर्ली स्टेज ऑफ बी सेल। देखो जैसे ही वो हमारे पास पैथोजन बी सेल के नज़दीक आता है, इस एंटीबॉडीज़ की सेक्रेशन एक्स्ट्रा हो जाती है और वो एंटीजन को नुकसान से पहले ही ख़त्म कर देता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एंटीबॉडी आइसोटाइप्स हैं, एंटीबॉडीज़ के टाइप्स हैं। और इस लेक्चर का जो लास्ट स्लाइड है वो है फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में आपको पहले बता चुका हूं कि इसका काम क्या है कि प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग और डैमेजिंग सेल बाय बाइंडिंग टू देम। ये एंटीजन को खत्म करता है उसके साथ बाइंड होके। दे स्टिमुलेट रिमूवल ऑफ पैथोजन बाय मैक्रोफेज एंड ये क्या करता है, ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है कि वो तमाम एंटीजन्स को या एबनॉर्मल सेल्स को ख़त्म कर दे, उसको इनगल्फ कर ले। They trigger destruction of pathogen by stimulating other immune response such as complement pathway. Complement pathway हमारे पास एक प्रोटीन सिस्टम है जो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है, ख़त्म करता है। तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये उस आवर इम्यून रिस्पांस जो है ना उनको एक्टिवेट करता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम मज़ीद एक्टिवेट हो जाए तो वो एंटीजन को फिर ख़त्म करता है। तो ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म यूनिट का सेकंड पार्ट था। इसमें कोई भी क्वेश्चन है कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको नोट्स चाहिए या हमसे कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टिकटॉक आईडी का लिंक भी दिया है, उसके ज़रिए आप हमारे टिकटॉक पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay, thank you.